8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विज्ञान अध्याय 2 शुरू कर रहे हैं। सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। ठीक है, तो इस अध्याय में लर्निंग आउटकम्स जो हैं 802, 803, 808 और 9 है। और ये रहा हमारा पाठ। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते जाना है और इसमें बीच बीच में कुछ और जवाब भी पूछते जा रहे हैं, उनको भी देते जाना है। तो शुरू करते हैं। ये कह रहे हैं कि बच्चों, आपने घर में निम्नलिखित घटना देखी होगी। देखी गई घटना हाँ या नहीं में जवाब देना है, फिर रंग कैसा था ये भी बताना है। तो देखी गई घटना में बता रहे हैं, ब्रेड या रोटी पर फफूंद देखी है कभी? हाँ देखी है, काफ़ी दिन तक कुछ पड़े रह जाते हैं घरों में इधर, तो उसमें कैसा रहा, सफ़ेद या किसी में हरा किसी में काला, कुछ कुछ ऐसा फफूंद पड़ जाती है। ठीक है ना। और जूते पर अगर ध्यान दिया हो तो जूते पर भी बारिश के दिनों में पड़ते सफ़ेद काले कलर की फफूंद हो जाती है अगर बहुत दिनों तक इस्तेमाल ना करें तो। और हमेशा गीला रहता है, वहाँ काई जम जाती। हाँ बिल्कुल, घर के पिछवाड़े वगैरह में देखेंगे या फिर स्कूल के आसपास जहाँ या कई ऐसी जगह रहती हैं, है ना, मंदिरों के आसपास भी बहुत सारी, कहीं भी मोहल्ले में भी ऐसा रहता है जहाँ गीला रहता है वहाँ पर काई जम जाती है ना। और गर्मी में खाना खराब होना, अक्सर खराब हो जाता है गर्मी में, तो क्या फफूंद हो जाती, सफ़ेद सफ़ेद फूल सा जाता है ना। तो उसमें ये लिख देना रंग कैसा था। अब ये क्या है, दरअसल ये अभी हम पढ़ चुके हैं, सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो भी हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सारे के सारे सूक्ष्म जीव हैं और इन सूक्ष्म जीवों को कवक कहते हैं। ठीक है ना। अब निम्न में से बॉक्स में लिखो, ये कुछ चीज़ें दी हुई है, इनको पढ़ना है। सूक्ष्म जीव इनमें कौन कौन से हैं। तो हमारे चैप्टर में दी गई, हमने जो पढ़ रखा था, तो जीवाणु, कवक, जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ और शैवाल, ये तो सूक्ष्म जीव हैं जो कि उसमें दिए गए हैं ना। तो इन्हीं को लिख देना है। अब जो बचता है, बचता तो क्या क्या बचा था, एक तो पैरामीशियम बच गया, यीस्ट बच गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन बच गया, तो ये इसको अलग से लिख लिया। अब फिर ये कह रहे हैं कि इनके बारे में अपने विचार यहाँ लिखिए। तो जाहिर है कि ये सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सूक्ष्म जीव हैं और इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। ये अपने विचार हो गए है ना। तो और जो हम देखते हैं वो दरअसल वो उनका पूरा समूह देखते हैं। ठीक है ना, बहुत बड़े मात्रा में आते हैं तब जाके वो समूह में दिखते हैं। अब प्रश्न एक ये कह रहे हैं, यहाँ से शुरू करते हैं कि दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मादा एडिस 75 डिग्री सेल्सियस 15 से 30, विषाणु कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, शैवाल और प्रोटोजोआ। ये इसको भरना है पढ़ पढ़ के। शुरू करते हैं। जुकाम, फ्लू एवं खांसी अधिकतर किनके द्वारा होते हैं? तो अधिकतर विषाणु द्वारा होते हैं, यहाँ पर भर देना है। अब दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 15 से 30 सेकेंड के लिए क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है, और फिर गर्म करके अचानक ठंडा कर देने से यही तो पाश्चुरीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर 70 डिग्री इधर भर देना है और 15 से 30 बगल में भर देना है। तो यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान क्या बनाते हैं? CO2। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु, कार्बन डाई, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उत्पादित करते हैं। सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः जीवाणु, कवक, शैवाल तथा प्रोटोजुआ वर्ग में बांटा गया है। यहाँ पर देखिए शैवाल और प्रोटोजुआ, बाकी इधर अभी पढ़ चुके हैं ना, जो हम लोगों ने बांटा था इधर ये वाला है ना, ये जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ, शैवाल, इसी चीज़ को यहाँ पर पूछा गया है, तो ये चीज़ लिख देना है आपको। ठीक है। अब फिर आगे कह रहे हैं, डेंगू के वायरस का वाहक है। डेंगू के वायरस का वाहक जो होता है मादा एडिस मच्छर होता है। कौन सा होता है? मादा। ठीक है। और मलेरिया के लिए एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज। ठीक है, तो मादा एडिस जो है डेंगू के लिए है, यहाँ भर देना है। अब प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, सही विकल्प के आगे टिक लगाना है, यानी 4 ये विकल्प दिए गए हैं, इनको भरना है, जो 4 में से कोई एक। तो एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, 1 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लें। 2 घंटे पश्चात यीस्ट के जनन व श्वसन के कारण क्या होगा? आटा सूख जाएगा या चिपक जाएगा, फूल जाएगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो आटा
फूल जाता है ना। तो अगर यीस्ट डाल देने से वो उसका फर्मेंटेशन होता है और वो फूल जाता है। तो दूसरा है, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किस जरिए फैलता है? साथ भोजन करने से, साझे कंघे के प्रयोग से, पीड़ित के रक्तदान से, मच्छर काटने से। तो पीड़ित के रक्तदान से। अगर उसका रक्त दूसरे के शरीर में चला गया तो फिर वो जो है क्या हो जाएगा, तो फिर वो एड्स से पीड़ित हो जाएगा वो भी बंदा, ठीक है ना। तो इसलिए संक्रमण रक्तदान से ही होगा, ठीक है। तीसरा लेना है, जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण किया जाता है किसके द्वारा? चीनी द्वारा, तेल द्वारा, नमक द्वारा, सिरके द्वारा। तो जैम, जेली और स्क्वैश हमेशा चीनी या शक्कर द्वारा किया जाता है, ठीक है, इसका परिरक्षण। अब नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या रहती है? हमेशा स्थिर रहती है। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन चक्र चलता है, उसकी चक्र के चलने से वायुमंडल में नाइट्रोजन की न तो मात्रा घटती है ना तो बढ़ती है, वो हमेशा स्थिर रहती है, ठीक है जी। बस रंग रूप बदलता रहता है, फिर वापस आ जाती है, बनती बिगड़ मतलब बनती है, दूसरे रूप में बदलती है, फिर वापस आ जाती है। तो वो कुल मिला के वो स्थिर ही रहती है। चिकन पॉक्स का रोग कारक सूक्ष्म जीव है। रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन सा होता है चिकन पॉक्स का? विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और विषाणु में विषाणु के द्वारा जो है चिकन पॉक्स होता है। अब यहाँ पर ये अगला प्रश्न है 6वां नंबर, कि पहेली को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण क्या था? अभी अभी इसे पढ़ चुके हैं हम लोग, एडिस डेंगू से और मादा एनोफिलिस से मलेरिया होता है। तो यहाँ पर जो है बैक्टीरिया, काकरोच, एडिस मच्छर की जगह क्या लगाना है अपने को? मादा एनोफिलिस पर टिक लगा लेना। प्रश्न नंबर 3 कह रहे हैं कि जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। तो लिख दीजिए, जंतुओं में सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग, क्षय रोग, एंथ्रेक्स लगा दीजिए, बहुत सारे हैं, किताब में बहुत सारे दिए हैं, आप 2 लिख दीजिए। पौधों में नींबू कैंकर, गेहूं की रस्ट, और भी हैं, आप दो पूछा है, 2 लिख दीजिए आप। अब चौथा प्रश्न ये कह रहे हैं कि चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? तो चित्र में दिए, ये जो चित्र बना है इसका नाम पूछ रहे, तो चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम अमीबा है। ये किताब में आप पढ़ चुके हैं ना। अमीबा इसी तरह अगर चप्पल की आकृति का होगा तो वो पैरामीशियम होता है। तो यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है? तो यह सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ वर्ग में आता है, ठीक है जी। अब इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखो। तो इस रोग तो के द्वारा जो होता है प्रोटोजोआ वर्ग द्वारा, यानी इस वर्ग द्वारा, यानी कि प्रोटोजोआ वर्ग द्वारा होने वाले रोग अतिसार और मलेरिया हैं, ये भी इनके द्वारा होता है, ठीक है जी। अब अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अगले दिन उसने देखा कि दही नहीं जमा, और दही ना जमने का कारण बताना है आपको। तो देखिए जी, रेफ्रिजरेटर के अंदर का तापमान कम रखा जाता है और कम ताप में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि न्यून हो जाती है, यानी बहुत ही कम पनप पाते हैं। और यही कारण है कि जो दूध में जो बैक्टीरिया थे वो दही को नहीं बना पाए, यानी कि इस कारण से दही नहीं जमा। समझ पा रहे हैं? आगे आइए, अब आते हैं 6वां नंबर प्रश्न। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक से आप क्या समझते हैं? सामान्य रूप से उपयोग में आने वाले कोई 2 प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक के नाम लिखने हैं। तो कुछ विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीवों का संवर्धन व उत्पादन करके उनका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, जिन्हें प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक कहते हैं। उदाहरण के लिए लिख देना है 1-2 ठो, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आदि, और भी हैं, आप 1-2 ही लिख दीजिए, पर्याप्त है। 2 पूछ रहे हैं तो 2 ही लिख दिया। अब आगे चलिए, 7वां प्रश्न कह रहे हैं कि किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचरण किस प्रकार से होता है तथा यह किस प्रकार के रोग कहलाते हैं?
तो जब किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं तो इस प्रकार के रोग संचरणीय रोग कहलाते हैं। तो इसका जवाब क्या हो गया? संचरणीय रोग है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 8 कह रहे हैं कि वैक्सीन टीका किस प्रकार कार्य करती है। तो जब मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है। इस प्रकार वैक्सीन या टीका कार्य करता है। ठीक है। अब पाश्चुरीकरण से क्या समझते हैं? इस प्रक्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं और इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। बात समझ पा रहे हैं? अब लेते हैं इसका प्रश्न नंबर 10। ये रहा 10। तो इसको शुरू करते हैं। पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें खा नहीं पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। तो निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब इसके आधार पर इनको दे दें जवाब। तो पहला पूछ रहा है कि आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता है। तो जाहिर है कि आम के अचार में तेल एवं सिरके का प्रयोग, सिरके के साथ साथ नमक का भी प्रयोग किया जाता है ना, जिसमें संदूषित जीवाणु नहीं पनप पाते। इस कारण आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि आपके घरों में दादी मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। तो इसका जवाब कुछ ऐसा लिख दीजिए कि हमारे घरों में दादी मम्मी द्वारा दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दूध, शक्कर, अचार आदि खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचा कर रखा जाता है। यानी कि जो भी हमारा खाद्य पदार्थ है उसको सूक्ष्म जीवों से बचा कर ही रखना पड़ता है। ठीक है जी। और जो भी दिमाग में आए वो भी लिख दीजिए, इसके अंदर पूछ जाए बस। ठीक है। अब तीसरा लेना है कि चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। तो चीनी के उपयोग द्वारा जैम, जेली एवं स्क्वैश, जिसको मुरब्बा बोलते हैं ना, स्क्वैश वगैरह, आदि खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है जी। अब इसी का अगला प्रश्न है कि हमें बिना ढके भोजन को खाने से क्यों बचना चाहिए। तो इसका जवाब बता दीजिए कि बिना ढके भोजन में सूक्ष्म जीव प्रवेश कर कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। ये इसका जवाब बना देना है। अब इसी में है 12 नंबर का प्रश्न। चलो इसको भी शुरू करते हैं। तो 12 नंबर कह रहे हैं कि पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम तथा उनका संचरण का तरीका लिखिए। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग में एक तरफ लिख लेना है पादप रोग, यहाँ पर सूक्ष्म जीव, और संचरण का तरीका नीचे लिख दीजिए। नींबू कैंकर में जीवाणु द्वारा होता है और ये वायु से फैलता है। गेहूं की रस्ट में किसके द्वारा फैलता है? कवक के द्वारा, और ये संचरण होता है वायु एवं बीज के द्वारा। भिंडी की पीत में क्या होता है? ये वायरस के द्वारा फैलता है और यह कीटों के द्वारा फैलता है। 13वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जी, नाइट्रोजन चक्र में थोड़ी सी जगह लगेगी और जगह इस कागज में तो थोड़ी सी ही है, तो आप या तो अलग से कागज में ये बना के इसको चिपका दीजिए
और या फिर ऐसा जुगाड़ बना के बना लीजिए, दोनों तरीके हैं। आप अगर अलग से कागज़ में लगा के इसके नीचे ठीक यहाँ से यहाँ तक पट्टी लगा के ऐसा पलट दीजिए तो पूरा पन्ने में आ जाएगा वो, ठीक है। तो वो आसानी रहेगी देखने में। तो कैसा होता है देखिए जी, ये वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है ये तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, और एक तो ऐसे होता है, और तड़ित से फिर ये सीधे सीधे यहाँ से ये पौधे ग्रहण कर लेते हैं। इसका फोटो ऐसा बना दो, ऐसा तड़ित द्वारा अगर होगी तो ये सीधे मिट्टी में उपस्थित में पहुँच जाता है ना, तड़ित से बारिश के द्वारा नीचे आ जाता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल स्थिरीकरण स्थिरीकरण, जिसको डाइटम बोलते हैं, वो सोख लेते हैं इसको, है ना। फिर क्या करते हैं, जब ये सोख लेते हैं तो जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, और फिर जब ये इकाई खत्म हो जाती है तो ये सारे के सारे इकाई कहाँ चले जाते हैं, नाइट्रोजन मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिकों में हो जाते हैं। तो जो इधर से नाइट्रोजन नीचे आई मिट्टी में डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं आती, ठीक है ना, वो इसी के माध्यम से आती है। तो ये क्या करते हैं, पौधे अवशोषित कर लेते हैं। जब पौधे अवशोषित कर लेते हैं तो इनको जंतुओं द्वारा और पौधों द्वारा मतलब खाया जाता है, यानी जंतुओं और पौधों को खाना मिलता है। जब ये खाएंगे तो उत्सर्जन भी करेंगे, तो उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट बनते हैं। तो जब ये बनता है तो नाइट्रोजन अपशिष्ट फिर कहाँ जाते हैं, मिट्टी में, मिट्टी से फिर यही चला जाता है। तो इस प्रकार एक चक्र ये बनता है, इधर से एक चक्र ये जनता है मिट्टी में। फिर क्या होता है, दूसरा तरीका क्या होता है कि ये जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन, अब जो भी है कई बार जीवाणु सीधे नाइट्रोजन को गैस में बदल देते हैं, और ये गैस कहाँ चली जाती है, फिर से वायुमंडल में मिल जाती है। इस तरह नाइट्रोजन सर्किल ऐसे आता है, ऐसे आता है, पौधे खाते पीते हैं, फिर इसको ले जाते हैं, फिर या तो सीधे सीधे ये नाइट्रोजन में चला जाता है। तो ये जो चक्र बना रहता है इसी को वायुमंडलीय नाइट्रोजन चक्र कहते हैं, ठीक है जी। इसीलिए कारण से ये नाइट्रोजन जो है हमेशा स्थिर रहती है, बदलती नहीं है, रूपांतरित होती रहती है, और यह नाइट्रोजन का मात्रा स्थिर रहती है, ठीक है। 14वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोग कारक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपाय को तालिकाबद्ध करना है। तो सामान्य रोग लिख लीजिए, रोग कारक सूक्ष्म जीव और बचाव के उपाय। अगर ऐसा बना पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अलग से कागज में लिखकर इसको यहाँ पर फिर से चिपका सकते हैं, जैसे इसको करेंगे, ठीक है ना। और नहीं तो अगर छोटा छोटा लिख सकते हैं तो इसमें बन सकता है। तो इस खाली जगह का इस्तेमाल कर देंगे, सामान्य रोग, रोग कारक सूक्ष्म जीव, बचाव के उपाय। और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सामान्य रोग में 6 रोग इसका होता है जीवाणु के द्वारा। ये रोगी व्यक्ति को पूरी तरह, अच्छा ये जो है 3 पार्ट में, 1 2 3 4 पार्ट में बटा है। तो एक पार्ट का जो बचाव का उपाय यहाँ पर लिखा है, दूसरे पार्ट का यहाँ, तीसरे पार्ट का यहाँ, और चौथे पार्ट का यहाँ लिखा है। तो पहले पार्ट में कौन कौन आ रहे हैं, 6 रोग, ये जीवाणु से, खसरा होता है वायरस से, चिकन पॉक्स होता है वायरस से, और पोलियो होता है ये वायरस से। इसके बचाव, इन सभी के बचाव के उपाय ये हैं कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, और उचित समय पर टीकाकरण करना, ये इन सबसे बचाव के उपाय हैं। दूसरा जो है सामान्य रोग हैजा और जो टाइफाइड होता है, ये सब जीवाणु से होता है दोनों, और इसके बचाव के उपाय ये हो सकते हैं कि व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण करवा लेना, ठीक है जी। और इसी में एक होता है हेपेटाइटिस ए, ये वायरस के द्वारा फैलता है। इसको बचने के उपाय हैं कि उबला पेयजल और पीना है और टीकाकरण करवा लेना है। मलेरिया से बचने का, मलेरिया किससे होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है, और इससे बचने के लिए एक तो मच्छरदानियों का प्रयोग करिए, कीटनाशकों का छिड़काव करिए, और हो सकता है कि पानी जो है, रुका हुआ पानी कहीं आसपास रुकने ना दें। तो इस तरह जो है ये 14 नंबर का जवाब हो गया। अब आते हैं इधर, प्रोजेक्ट नंबर है, प्रोजेक्ट 1, मतलब हर पाठ में के बाद प्रोजेक्ट भी करना है। तो चलो देखते हैं प्रोजेक्ट में क्या दिया है। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए, ठीक है। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए।
ए गमले में पौधों का कचरा तथा जंतु अपशिष्ट भर दीजिए। बी गमले में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें और प्लास्टिक के खिलौने भर दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद इनका परीक्षण कर निम्न के उत्तर दीजिए। चलो जी, उत्तर देते हैं। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है? तो बिल्कुल जी, अंतर तो हो ही जाएगा कि ए गमले में पौधों का कचरा तथा जंतु अपशिष्ट का कुछ दिनों बाद अपघटन हो गया, मतलब उसका रूपांतरण बदल जाता है। और बी गमले की वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता, प्लास्टिक, कांच वगैरह में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोनों गमलों में किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया? तो देखो जी, वो जो रूप बदल दिया था वही तो अपघटन कहलाता है। तो दोनों गमलों में से ए गमले की सामग्री का अपघटन हो गया। तीसरा कह रहे हैं, सामग्री के अपघटन का क्या कारण है? तो जाहिर है कि अपघटन सूक्ष्मजीवों द्वारा ही होता है, तो वही लिख देना है आपको कि सामग्री के अपघटन का कारण सूक्ष्मजीवों द्वारा सामग्री को सरल यौगिकों में तोड़ देना है। फिर कह रहे हैं कि जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो बी गमले की सामग्री का अपघटन ना होने का कारण कांच, पॉलीथीन और प्लास्टिक बहुत लंबे समयावधि में इन पर अपघटन का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि इस पर सूक्ष्मजीवों का कोई खास असर नहीं पड़ता, इस कारण से ये अपघटित नहीं होते हैं। ये जवाब इसका मतलब हुआ। तो जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया है उसके क्या उपयोग हैं? तो जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया है उसमें पौधा लगाया जा सकता है या उसका उपयोग खाद के रूप में कहीं और भी किया जा सकता है, ये उसका हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह इसमें एक प्रोजेक्ट और दिया है, वो भी देख लीजिए। प्रोजेक्ट नंबर 2। आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बा बंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन सामग्रियों के पैकेट का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण करिए। ये रहे पैकेट क्रमांक, भोज्य पदार्थ के पैकेट का नाम, पैकेट निर्माण का दिनांक, पैकेट समाप्ति का दिनांक, भोज्य पदार्थ में उपयोगी संघटकों के नाम और भोज्य पदार्थ में उपयोगी परिरक्षक का नाम। चलो शुरू करते हैं। तो देखो जी, यहाँ तो हमने जो देखा उसको भरवाया है, आप अपने तरीके से भर सकते हैं, दूसरा भी भर दीजिए। तो कोकोनट बिस्किट का जो पैकेट का उसमें लिखा था 20 अक्टूबर 2023 और तो इसका 9 महीने में था तो समाप्ति तो 20 जुलाई 2024। और उपयोगी संगठक कौन थे? मैदा, नारियल, ग्लूकोज और प्रिजर्व के रूप में क्या था? शक्कर का ही मोस्टली इसमें इस्तेमाल हुआ है ना, ग्लूकोज शक्कर से ही बनी है। च्यवनप्राश के डिब्बे में देखा गया है तो जुलाई 2023 का था, जून 2026 इसकी लास्ट डेट थी। और इसमें आंवला, इलायची और बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, और इसमें प्रिजर्व के रूप में शक्कर का ही इस्तेमाल है। बॉर्नवीटा में क्या है? 7 सितंबर 2023 लिखा था और 6 सितंबर 2024 इसकी समाप्ति का डेट था। और इसमें क्या है? बॉर्नवीटा में चॉकलेट, शक्कर और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पर 1-2 लिख सकते हैं, सारा तो नहीं लिखा जा सकता। और ये भी शक्कर से ही प्रिजर्व है, मतलब परिरक्षक के रूप में। खजूर मतलब ये होता है, खजूर का पैकेट ये बने बनाए बाजार में आ रहे हैं, ठीक है ना। ये खजूर अलग से नहीं, ये पैकेट के अंदर का खजूर है। तो उसके पैकेट में लिखा था 21 अक्टूबर 2023 और इसका समाप्ति दिनांक लिखा था 30 अप्रैल 2025। तो उपयोगी पदार्थ क्या है? खजूर ही है। और खजूर में क्या होता है? मिठाई, मीठा होता है, वो तो शक्कर लिख सकते हैं या चीनी लिख सकते हैं। रसगुल्ले का डिब्बा भी देखा गया है, उसमें भी 1 अक्टूबर 2023 लिखा था और समाप्ति दिनांक लिखा था 30 सितंबर 2024। तो रसगुल्ला में क्या था? दूध का बना रहता है, छेना है ना, शक्कर जी मिला रहता है और इसका परिरक्षक भी शक्कर कहलाता है। ठीक है जी। अब अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि अपनी मम्मी दादी से पूछकर पता लगाइए कि वे घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं। तो अचार हो जाएगा, जैम होता है, मुरब्बा होता है, इन्हीं को तो लंबे समय तक रखा जाता है ना। तो इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए वे कौन कौन से तरीके अपनाती हैं? लिखिए। तो इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए इनमें तेल, नमक, सिरका,
शक्कर या चीनी का इस्तेमाल किया, मतलब जो जैसा जैसे है ना, किसी में तेल लगेगा तो नमक लगेगा, तो किसी में सिरका, किसी में शक्कर, चीनी, जिसमें जो भी है, ये सारे परिरक्षक हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो इससे वो देर तक बचे रहते हैं। तो भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कोई ऐसी वस्तुएं हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं, तो सूचीबद्ध करिए। बिल्कुल जी, ये भोज्य पदार्थों के अलावा जैसे शक्कर, नमक, मसाले, ये तो अलग से आते हैं ना। इनको भी अगर डिब्बे में बंद करके ना रखा जाए तो ये भी गड़बड़ हो सकता है, नमी आ जाती है, ये कीड़े लग जाते हैं, चींटियाँ पीटियाँ लग जाती है ना। तो इनको भी डिब्बा बंद करके सुरक्षित रखा जाता है। इस तरह ये हमारा पार्ट 2 और इसके साथ प्रोजेक्ट समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ में।